ये तरीका आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होगा, स्कूल में भी चल गया होगा, बट यूपीएससी में नहीं चलेगा। इट्स अ डिफरेंट गेम और गेम के हिसाब से खिलाड़ी को तैयार होना पड़ता है। कई बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए, अभी 6 महीने और एनफ। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो आपके दिमाग में कि क्लियर किया जा सकता है अगर सही समय पर सही एफर्ट किए जाएं। अब वो क्या है, एक टेक्निक बता देता हूं को मूल मंत्र। अगर अपने इंट्रोडक्शन को इस समय आपको चेक करना हो तो खोलो अपने मेंस के क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए हैं। मैं डिटेल नोट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एंड पॉइंट के बारे में शुरुआत से सोचकर चलना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पर आपके पास ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स देखने का समय नहीं मिलने वाला। इस वजह से बहुत ही क्रिस्प और टॉपिक के हिसाब से। तो चलिए अब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। लाइफ में सही रास्तों की दरकार हम में से हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है क्लियर डायरेक्शन पता लगे, कैसे अचीव करनी है चीज़ें वो पता लगे। कई बार चीज़ें जब हमें पता लगती हैं तो उसके बाद भी हम एफर्ट करते हैं, लेकिन वैसे रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। उसका कारण है कि हमारी लाइफ में कई ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिन पर हमारी नज़र जाती नहीं है। जो चीज़ें हमें पता है कि हमारी कमी है, उस पर तो काम हो ही जाएगा। अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन जहाँ नहीं देख पा रहे वहाँ पर काम कैसे हो। अब इसी तरह के कुछ स्ट्रगल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। फिर उन ब्लाइंड स्पॉट्स को डिस्कवर किया, पता लगा कि एक्चुअली फेलियर्स क्यों थे, और फाइनली अब लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है। तो इसी जर्नी को आपके साथ शेयर करना है। हाय, माय नेम इज शशांक त्यागी। आपने मुझे कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए। आज जोश टॉक्स यूपीएससी के इस मंच से मैं अपनी फेलियर्स से सक्सेस तक की जो जर्नी रही उसके कुछ पिन पॉइंट्स को शेयर करना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं मेरी अपनी जर्नी से। यूपीएससी में 2015 वाले अटेम्प्ट में इंटरव्यू ना होने के बाद लाइफ इज़ लाइक कि अब क्या ही करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप एक बार इंटरव्यू से फेल हो जाते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स, और श्योरिटी भी नहीं होती कि इस बार प्रीलिम्स भी हो जाएगा। ये एक वास्तविकता है। उस दौरान उससे पहले जो मैंने कुछ काम किए थे वो काम आए, और आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली गवर्नमेंट इन ऑफिस ऑफ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर। वहाँ पर ऑफिस ऑफ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, WCD, SC ST, वहाँ पर उन लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला जिनके बारे में हम पढ़ते थे। जो चीज़ें बहुत दूर लगती थी अब वो बहुत पास लग रही थी। तो कहीं वो जो चमक धमक और काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शंस थे वो भी दूर हुए। एक ग्राउंडेड फील हुआ कि हाँ, ये इस तरीके से चीज़ों में काम करना होता है। इस दौरान मुझे मौका मिला कि दिल्ली गवर्नमेंट वाज प्लानिंग अ स्कीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैं कर भी रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है, लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो उस दौरान करोल बाग, मुखर्जी नगर जाना हुआ दोबारा, और कई लोगों से मिलना हुआ, बात करना हुआ। तो एक कोचिंग ने कहा कि यू शुड गिव अ लेक्चर। तो उस दौरान जो लेक्चर दिया काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद आया। मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जिसका जो कॉन्फिडेंस था पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल रॉक बॉटम रहता था। मतलब कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं किसी मंच पर खड़ा होकर बोल पाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने बोलने के लिए कहा तो मैं कर गया। तो समझ में आया कि अच्छा, यानी कि मेरी उस पर मास्टरी थी उस सब्जेक्ट पर, और इस वजह से शायद मैं कर पाया। तो यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में एक चीज़ तो कनेक्ट, मतलब यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको किसी चीज़ पर मास्टरी है देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इज कनेक्टेड टू मास्टरी इन योर डोमेन। उसके बाद स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि वी नीड मोर लेक्चर्स। तो उन्होंने मुझे बात कन्वे करी। उस टाइम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी जॉब चल रही थी। फाइनली मैंने सोचा कि चलो कुछ और गेस्ट लेक्चर्स बीच बीच में देने जाया करेंगे। अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, मतलब मैंने सोचा नहीं था। पहले लगता था कि यार टीचर तो कभी नहीं बनना, क्योंकि टीचर की लाइफ काफ़ी बोरिंग लगती थी कि वही चीज़ सुबह शाम और सालों साल वही चीज़ पढ़ानी, क्या लाइफ है ये। लेकिन व्हेन आई वाज ऑन दैट पॉइंट तो मुझे मज़ा आया, और मुझे लाइफ थोड़ा सेटल्ड भी लगने लगी। जितनी जॉब में नहीं लग रही थी उससे ज़्यादा लग रही थी। तो सोचा कि शायद यही मेरी कॉलिंग है। और साथ में कुछ लोगों ने बताया कि अगर अपना डोमेन आप पहचान लो तो सक्सेस आसान हो जाता है। और हम में से कई लोग ज़िंदगी कितने साल निकल जाते हैं लेकिन वो डोमेन ही नहीं समझ में आता कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। कहा जाता है ना, किस चीज़ के लिए आप बने हो। तो वो फाइनली मैं इस फील्ड में आ गया। दिस यूपीएससी कोच वर्ल्ड वाज ओपन फॉर मी। मुझे लगता है कि मेरे जो पास्ट के फेलियर्स थे उसने काफ़ी यहाँ पर मदद की। मैंने सुना था कि जैसे पापा कहते थे कि भाई जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाती, लेकिन जब फेल हो जाते थे लगता है कहाँ ये सब बेकार ही तो जा रही है, ये सब बकवास बातें हैं,
मोटिवेशन है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। लेकिन अब समझ में आया कि क्योंकि आई वॉज हैविंग दीज इशूज इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, तो अब मैं उस स्टूडेंट की लाइफ को भी समझ सकता था कि उसको किस किस जगह दिक्कत आ रही होगी। मैंने फिर उसको मास्टरी भी करी, प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू भी दिया, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये डिफिकल्टीज आती हैं और इसको इस तरीके से हम पार कर सकते हैं। और वही चीज़ शायद अब मेरी टीचिंग में रिफ्लेक्ट होने लगी। मेरा टिल्ट था कि मुझे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है और कुछ चीज़ों को जो बोरिंग है बहुत ज़्यादा, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। और केवल सिखाना नहीं है, उसको एप्लीकेशन भी बतानी कि देखो मार्क्स इस तरीके से कमाए जाने, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हैविंग राइट स्ट्रेटजी, हिटिंग एट द राइट स्पॉट, मतलब वहीं पर आपको एक्चुअली उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट का, उस कंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। तो बारीकियों पर एक्चुअली पकड़ बन पाई इस फेलियर के दौरान। अगर एक बार में क्लियर हो जाता तो मुझे लगता है कि मैं कितने सारे स्टूडेंट्स का पेन समझ भी ना पाता, उनके इश्यूज समझ भी ना पाता। अब फुल फ्लेज तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाना शुरू कर चुका था और उनके पेन भी देख रहा था। कुछ चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा था और कुछ कई बार ऐसा लगता था कि जो मैं समझा रहा हूँ कई बार वो समझ रहे हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कई बार एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या, व्हाट आर द थिंग्स, क्या चीज़ें हैं जो उसके माइंड को बग कर रही है, क्यों वो समझ नहीं पा रहा? तो शायद इशू कहीं और था। मे बी फियर ऑफ फेलियर है, या अब समाज का दबाव है, घर में कुछ स्थितियां हैं। लेकिन देखिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इससे ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। और प्रेशर कुछ नेगेटिव थोड़ी ना होता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नकारात्मक नहीं होती। रेस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे रिलेट करते हैं बोझ, नहीं नहीं, अगर आप सही चीज़ें समझ लें तो पता लगेगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ ग्रेस। अब हम प्रेशर की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रेशर तो अभी स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा, प्रीलिम्स आने वाला है। तो 6 महीने हैं लगभग, कैसे तैयारी करें? कई लोगों के मन में तो ऐसा होगा कि छोड़ देते हैं नेक्स्ट ईयर। मैं आपको बता दूं कितने लोग जो क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले सोच रहे थे नहीं देते, लेकिन दिया, नाउ दे आर इन सर्विस। तो यानी कि प्रेशर को डील करने आना चाहिए। और कैसे करें प्रेशर को डील? सबसे पहले क्लियर कट स्ट्रेटजी हो कि ये है, यहां से पढ़ना है और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलें या केवल प्रीलिम्स पर फोकस करें? तो देखिए, एक वर्ड है इंटीग्रेटेड। कई लोगों को समझ में नहीं आता है क्या इंटीग्रेटेड। तो आपको समझना होगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के अलग हैं। हाँ, अप्रोच में डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हैं, अपडेट्स पर जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब उसका प्रयोग जो है वो प्रीलिम्स और मेंस पर अलग हो जाएगा, लेकिन साथ लेकर चलना होगा। कुछ टॉपिक्स जो स्पेसिफिकली मेंस में ही आने हैं, जैसे आपका एथिक्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो हाँ, यू कैन कीप देम कि हाँ अभी स्टार्टिंग में 1-2 महीने अगर आपने नहीं करा है तो उसको समय दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फुल फ्लेज आपको एक्सेलरेटर किस पर रखना है? प्रीलिम्स की रेस पर रखना है। तो चलिए अब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एक डाउट स्टूडेंट के मन में रहता है कि अब केवल प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन करें या प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलें, और अगर साथ लेकर चलें तो कब तक होगा ये साथ, क्योंकि फिर प्रीलिम्स का डर आने लगेगा। तो देखिए, अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको मेंस के लिए काफ़ी कम समय मिलता है, राइट? अगर कोई सीनियर एस्पिरेंट है, यानी कि प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, तो आप 1 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं मेंस के साथ, और उसके बाद जो 3 महीने बचेंगे उसमें 2 महीने आप फुल फ्लेज अब प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। और वो 2 महीने वो हैं जहां पर आपको सीसेट पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कई बच्चों ने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सीसेट की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अब कुल मिलाकर आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। तो कई स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ लेकर चलें या फिर केवल प्रीलिम्स की करें, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए, अभी 6 महीने आर एनफ। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो आपके दिमाग में कि क्लियर किया जा सकता है अगर सही समय पर सही एफर्ट किए जाएं। अब वो क्या है? अब आप अपने टाइम को ना 3-3 महीने में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो अभी 3 महीने हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं आपकी रैंक लाने के लिए। शायद आप कहें सर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो, आप रैंक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने अभी एसए, ऑप्शनल, एथिक्स, ये जो 3 पिलर हैं, इस पर अगर आपने थोड़ी ढील दे दी तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय नहीं मिलेगा इस पर मास्टरी करने का। तो एडवाइस करूंगा कि इन 3 महीनों में इनको साथ लेकर चलें।
और उसके बाद जो बचे हुए 3 महीने हैं अब केवल प्रीलिम्स पर फोकस करना है। उसमें सीसेट भी करना होगा, क्योंकि कई बार सीसेट की वजह से जीएस में अच्छा किया लेकिन सीसेट की वजह से प्रीलिम्स रुक गया, राइट। तो एक गेम है स्ट्रेटजी का। अगर आप सीनियर एस्पिरेंट हैं, यानी कि इससे पहले प्रीलिम्स या मेंस दे चुके हैं, तो आपके पास एक लिबर्टी है। लिबर्टी ये है कि आप 2 महीने लास्ट फुल फ्लेज प्रीलिम्स पर फोकस कर सकते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना प्रीलिम्स और मेंस, तो इसको ये मत मानिएगा कि अभी जो 3 महीने यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करें। ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर सब्जेक्ट्स, आपको उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो यानी कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो एमसीक्यूज हैं वो तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी 6 महीने चलेगी, बस मेंस जो है वो अभी साथ लेकर चलिएगा। अगर कोई वीक एरियाज हैं तो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू मेक देम स्ट्रांग, राइट। टाइम डिवीजन के बाद अब हमें सोचना होगा कि क्या कुछ ऐसे पिलर्स हैं कि उन सब्जेक्ट को तो मजबूत करना ही है। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखता है, राइट। जैसे कि पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन से 10+ क्वेश्चंस आ गए जो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा भी हुआ है कि एनवायरमेंट से 14+ क्वेश्चन आ गए, राइट। तो यानी कि हमें यूपीएससी के नेचर को समझना होगा। यूपीएससी चाहती है कि जो कोर एरियाज हैं उसको तो आप स्ट्रांग करें, राइट। जैसे कि पॉलिटी। सो पॉलिटी में आपको पता है कि अराउंड 20% वेटेज है। मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं उसको मिलाकर। तो अगर आपका पीएसआर ऑप्शनल है तो जाहिर सी बात है कि आप इस समय जब मास्टरी कर चुके हैं पीएसआर ऑप्शनल के साथ, तो आप इस समय अगर कुछ कम समय दे दें, मतलब रिवीजन पर, और ज्यादा समय दे दें प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पर, तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आपके कुछ ऐसे एरियाज होंगे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी। कई बच्चों के इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में उनको इशू रहता है। नेचर समझिए सब्जेक्ट का कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, एप्लीकेशन। अच्छा, दीज आर द 3 एरियाज जिस पर मुझे फोकस करना होगा। आइडेंटिफाई कीजिए किस तरह एनवायरमेंट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू लॉज, उसके प्रोविजंस पे क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। तो जो इनिशियली स्टार्ट करता है ना प्रिपरेशन, उसको बच्चे को लगता है कि यार मतलब अब तो सारे कानून रटने पड़ेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है। जो आपके ऐसे कानून हैं जो चर्चा में है बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन, तो इससे जुड़े हुए जो कानून हैं उसके जो प्रोविजन चर्चा में है, जो डिबेट है, वो वेल वर्स्ड होने चाहिए, राइट। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक बुक को कवर टू कवर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स को रटने भर से काम हो जाएगा, राइट। हमें अपनी अप्रोच को सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं, एग्जाम सेंट्रिक बनाना होगा। एग्जाम की डिमांड को समझना होगा। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो मिस्टेक्स है उस पर काम करते रहिए। तो यानी अब प्रीलिम्स के आपके कोर पिलर्स क्या हुए, यानी कि जिसको तो स्ट्रांग करना है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री को तो छोड़ना ही नहीं। इट शुड बी लाइक कि शेक बनाकर पी जाइए पूरी क्रोनोलॉजी को, उससे रिलेटेड डिटेल्स को, कोई इवेंट क्यों हुआ था, क्या हो रहा था, उसका इम्पैक्ट क्या था। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, तो पता है ना कि इससे क्वेश्चंस आने हैं। अब एक डाउट स्टूडेंट का ये होता है कि सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ें। ऐसा भी हुआ है कि 1.5 साल पहले के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा भी हुआ है कि 6 महीने पहले का था, 2 महीने पहले का था। क्या करती है यूपीएससी? तो देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर एक चीज क्लियर हो कि कोई सेक्लूडेड नहीं है करंट अफेयर्स एज ए डोमेन। यानी कि आपको स्टैटिक से उसको करंट कनेक्ट करके, यानी स्टैटिक से आपको इसको कनेक्ट करके समझना होगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आया ना, अगर आपकी स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है तो यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, रीडिंग जो होनी चाहिए वो कनेक्शन, जो स्टैटिक के साथ कनेक्शन करके होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि एक दिन का न्यूज़पेपर रह गया तो इसका मतलब है कि अब गलत होगा ही। लेकिन आप अपनी तैयारी को ऐसा रखिए कि आप वीकेंड पर करंट को रिवाइज कर रहे हैं, जो भी कंपाइलेशन था मंथ पर रिवाइज कर रहे हैं, और उसके फुटनोट्स जो हैं वो स्टैटिक टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करके बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चांसेस ऑफ मिसिंग है ना, वो रिड्यूस हो जाएंगे। सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है। अब सोर्सेस क्या रेफर करें करंट अफेयर्स के? क्या 2 न्यूज़पेपर पढ़ें? क्या किसी कोचिंग की एक मैगजीन को ले लें और बस उस पर पूरा फेथ रखें? और तो कई बार ऐसा होता है, इतने सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपके पास समय ही नहीं रहता कि उसको देख लें, राइट। तो सोल्यूशन क्या है? मैं हमेशा एडवाइस करता हूं
कि पेपर वाइज ना आप फोल्डर बना लीजिए ट्रांसपेरेंट, जैसे कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। आप कहेंगे सर प्रीलिम्स के लिए मेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर क्यों बनाएं? कारण ये है कि अल्टीमेटली हमें सब्जेक्ट पर मास्टरी करनी है, इंटरलिंकेज पर मास्टरी करनी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस। वो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन कंटेंट पर पकड़ के लिए कुछ तो सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जीएस पेपर 2 आपको पता है क्या आना है, उसमें पॉलिटी आना है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर। तो आपको पता है एक फोल्डर है, उस फोल्डर में एक टॉपिक्स से जुड़ा हुआ एक A4 साइज पेपर है। अब आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है कि एक साल में जो भी करंट में हुआ है उसको बहुत ही ब्रीफ में आपको उसी पेपर पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि गवर्नर से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? इससे रिलेटेड इश्यूज से पूछा जा रहा है, इससे फेडरलिज्म से मिक्स करके पूछा जा रहा है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, और जो भी अब डेवलपमेंट आए, कोई कमीशन की रिकमेंडेशन आई, तो आपको वहां पर बहुत ही ब्रीफ में, मैं डिटेल नोट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एंड पॉइंट के बारे में शुरुआत से सोचकर चलना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पर आपके पास ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स देखने का समय नहीं मिलने वाला। इस वजह से बहुत ही क्रिस्प और टॉपिक के हिसाब से। अब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास पूरे 1-1.5 साल में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको आपने इन 2 पेपर्स में, A4 साइज पेपर में कंसाइज किया हुआ है, कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो भले ही आपने कोई मैगजीन रेफर नहीं की थी, इस बीच छूट गया था, तो भी यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपकी मास्टरी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब केवल यही 2 पेज आपको देखने हैं, राइट? दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। कोई भी एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक मैगजीन, लेकिन स्ट्रक्चर में, देयर शुड बी स्ट्रक्चर, कि वीकेंड पर रिवीजन, यानी कि एक दिन ऐसा होगा हफ्ते में कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ा हुआ है उसको कंसाइज करूंगा, क्योंकि नया पढ़ते रहे और रिवाइज करने का समय नहीं मिला तो सारे एफर्ट जाया हो जाएंगे, और ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से जो आप करंट अफेयर्स का कंसोलिडेशन करेंगे ना, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, और फाइनल इंटरव्यू स्टेज पर भी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। प्रीलिम्स स्क्रीनिंग स्टेज है, मेंस आपको मेरिट में जगह दिलाएगा। 1750 मार्क्स, और 1750 में से 500 मार्क्स, 500 का आपका ऑप्शनल है, दैट इज लाइक 28.5%। अगर आप टॉपर्स देखोगे, ऑल इंडिया रैंक 1 कितने मार्क्स आते हैं? अराउंड 51%। 51% पे तो आप देश टॉप कर दोगे। तो सोचो वेटेज के हिसाब से, जब भी अपनी तैयारी को आप एक डायरेक्शन देने की सोचो कितने एफर्ट में कितने परसेंट मार्क्स के लिए लगा रहा हूं और कब से शुरू करूं। जैसे ही आप तैयारी शुरू करें, आपके दिमाग में प्रीलिम्स और मेंस होना चाहिए। एक कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट का कि आंसर राइटिंग कब से शुरू करें सर? कई लोग होते हैं कि सर पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, और आंसर राइटिंग का मतलब क्या है ये भी समझने में समय लग जाता है, राइट? तो अगर आप एक गलती को बार बार दोहराए जा रहे हो और 2 महीने तक मेहनत की हुई है, तो जरूरी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेवलप हो रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो किसी टॉपिक पर, ठीक है? 1-2 रीडिंग कर लो उसके नोट्स की, ठीक है? करंट में जो चल रहा है उसको कनेक्ट करो, अगर सब्जेक्ट का डोमेन ऐसा है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और अटेम्प्ट करो, रुको मत। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पहले तो हम तैयारी कर लें पूरे सिलेबस की, उसके बाद एक दिन आएगा जब हवाएं कुछ अलग तरीके से चल रही होंगी, तारे टिमटिमा रहे होंगे, और देयर विल बी अ ब्रीज, और उस दौरान आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है। अगर कभी समय है तो वो अब है। अब करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो डिमांड को समझना होगा। एक कन्वेंशनल गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि किसी क्वेश्चन में कीवर्ड को देखा और उस कीवर्ड को डिफाइन करना शुरू कर दिया। यह तरीका आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होगा, स्कूल में भी चल गया होगा, बट यूपीएससी में नहीं चलेगा। इट्स अ डिफरेंट गेम, और गेम के हिसाब से खिलाड़ी को तैयार होना पड़ता है कि नहीं? तो करना क्या है भाई? कीवर्ड को देखने के बाद क्वेश्चन की डिमांड समझो। अगर क्वेश्चन डायरेक्टिव डिफरेंट है ना, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, एन्यूमरेट, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड ही चेंज हो जाएगी। मैं आपको 4 टिप्स दे रहा हूं, मतलब 4 आपको पॉइंट बता रहा हूं, इसको दिमाग में एब्जॉर्ब कर लो। SLAP, स्लैप। स्लैप तो मुझे लग रहा है कोई नहीं भूलेगा, हर किसी का, ज्यादातर लोगों का अनुभव रहा होगा, राइट? अब ये आंसर राइटिंग से कैसे कनेक्टेड है? एस का मतलब है स्ट्रक्चर, देयर शुड बी अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, दिस शुड बी इन योर आंसर क्लियरली। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब कुछ लोग सोचेंगे हाँ उसके बारे में जो जो जानते हैं उसको 2 लाइन लिख दें। इससे टॉपर नहीं बनोगे।
एवरेज मार्क्स आएंगे। करना क्या है फिर? इंट्रोडक्शन के द्वारा आपको बता देना इवैल्यूएटर को यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। डिमांड ऑफ क्वेश्चन अब बहुत ही आसान सी बात लग रही होगी, लेकिन जब लिखने बैठते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है इसको सीखने में। दिस इज अ टेक्निक बिहाइंड इट। एक टेक्निक बता देता हूं, को मूल मंत्र। अगर अपने इंट्रोडक्शन को इस समय आपको चेक करना हो तो खोलो अपने मेंस के क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए हैं और अपने इंट्रोडक्शन को देखो और क्वेश्चन को छुपा दो। अगर इंट्रोडक्शन को पढ़कर आप बता पाओगे कि क्वेश्चन था क्या, तो समझ लेना कि इंट्रोडक्शन सही है। और अगर इंट्रोडक्शन को देखकर एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि क्वेश्चन था क्या, तो समझ लेना कि इंट्रोडक्शन नहीं है वो। समझ गए बात? अब आते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट वेरी करेगा, मतलब बॉडी पार्ट करीब 60% आपका जो कंटेंट है वो बॉडी पार्ट में होता है, करीब 20% आपका इंट्रोडक्शन में होता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, अगर 150 शब्द लिखने हैं तो उसमें से 60 से 70 शब्द में तो उन्होंने केवल इंट्रोडक्शन लिखा है। ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स कमाए जाएंगे कहां से? जब स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होगा। तो अराउंड 60% वेटेज हमें देनी है बॉडी पार्ट को, और फिर उसके बाद करीब 20% में हमें कंक्लूजन करना है। और कंक्लूजन की भी अपनी टेक्निक है। इट्स नॉट कि वहीं पर जाकर कुछ तरीका इजाद होगा, नहीं नहीं, वो सब तरीके इस यूपीएससी तैयारी के दौरान हमें सीखने होते हैं, इम्बाइब करने होते हैं। वहां तो केवल डिस्प्ले है, वहां टाइम नहीं मिलता आपको, राइट? तो अब बॉडी पार्ट में भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए और बैलेंसिंग आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल। मार्क्स कमाने हैं आपको, एक एक शब्द मायने रखता है। और जब आप एग्जाम हॉल में होते हो ना, तो पता लगता है कि एक्चुअली 1 मिनट में आपको करीब 16 शब्द लिखने हैं। 16 शब्द, और वो 16 शब्द ऐसे होने चाहिए कि वाकई उससे इवैल्यूएटर इंप्रेस हो। यू कैन नॉट बीट अबाउट द बुश कि इधर उधर का लिख दिया ना। अगर वो लिख रहे हो तो यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग जस्ट दैट क्वेश्चन, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर चांस टू स्कोर वेल इन अदर क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि समय तो यहां जाया हो गया ना। तो अब कुछ रिलेट हो रहा होगा कि आंसर राइटिंग एक कला है, वो धीरे धीरे आएगी। टेंशन वाली बात नहीं, आ जाएगी। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ऐसे जो एक लाइन में 4-4 मिस्टेक कर रहे थे। नाउ दे आर इन सर्विस। अगर पहला क्वेश्चन देख लें अपना तो शर्म आ जाए, और ठीक है, आनी चाहिए। हम सबको किसी ना किसी चीज़ पर शर्म आनी चाहिए पीछे की, तभी तो पता लगेगा कि हाँ हमने कुछ इंप्रूव किया है कि नहीं। तो ये तो हुआ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एज अ गेम जिसको शुरुआत से ही हमें लेकर चलना है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट की अप्रोच, अभी आपको बताया था एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट सेंट्रिक। कई लोगों को लगता है मैंने सर नोट्स लिए थे कोचिंग के, सर कोचिंग की थी, पढ़ लिए सर नोट्स, 3 बार पढ़ लिए, अब तो सर मेंस में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात है, हकीकत ये है, क्योंकि जो आपके नोट्स में लिखा है जरूरी नहीं है केवल उसका ही कंटेंट सफिशिएंट हो सकता है इंटरलिंकिंग रिक्वायर्ड हो फ्रॉम करंट, राइट। और उसके लिए वो जो टेक्निक आपको बताई, A4 साइज पेपर, 4 फोल्डर, ट्रांसपेरेंट फोल्डर, कंसाइज, एक पेपर होगा लेकिन इतना डेंस पेपर होगा कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने इसमें सब कुछ कंसाइज किया हुआ है। लेट्स गो बैक टू दैट स्लैब। अभी एस समझ में आया होगा आपको, स्ट्रक्चरिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड बी प्रिसाइज, यानी कि ब्रेविटी होनी चाहिए। यानी कि अगर वो 5 लाइन पढ़े इवैल्यूएटर तो उसको लगे कि यार इसने 3-4 बहुत ही क्रूशियल आर्गुमेंट इतने कम शब्दों में कैसे बता दिए। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, आपको वो ब्रेविटी दिख जाएगी। इसके बाद है एनालिसिस एंड डेप्थ। डेप्थ शुड बी देयर। अब डेप्थ कैसे आए? वो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है डेप्थ लाने का। अगर आप पॉलिटी में हैं तो पॉलिटी में यू शुड मेंशन द आर्टिकल, रिलेवेंट आर्टिकल, यू शुड मेंशन द लॉज, जो चर्चा में है एक्ट्स, यू शुड मेंशन देम, यू शुड मेंशन द आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई इशू चल रहा है और उस पर हमारे सीजेआई ने कुछ कहा है, जस्ट कोट दैट स्टेटमेंट। ये कुछ डिफरेंशिएटर्स हैं, लगेगा कि ये स्टूडेंट जो है ये अपडेटेड है, ये डेप्थ को पकड़ता है। अब डेप्थ का मतलब ये भी नहीं है कि किसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा पढ़ना है, नहीं। बताया आपको इस टॉपिक पे रिलेवेंट आर्गुमेंट्स तैयार हैं, आर्टिकल, करंट अपडेट्स, लॉज यानी कि जो चर्चा में है लॉज, एक्ट्स, और कुछ रिलेवेंट स्टेटमेंट, चाहे वो सीजेआई की हैं या कुछ फेमस पर्सनालिटीज की हैं। ये मैं पॉलिटी स्पेसिफिक बता रहा हूं आपको। ऐसे ही और भी तरीके हैं, राइट। ये कोर तरीके हैं, आर्गुमेंट, फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स, ऐसा नहीं बहुत कुछ रटना है। टॉपिक से जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, राइट। ए के बाद आता है पी, प्रेजेंटेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल हो, मत समझ में आ जाए। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर राइटिंग बहुत खराब है, क्या करें, अभी भी क्लियर कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपने एग्जामिनर की लाइफ टफ करी तो एग्जामिनर आपकी लाइफ टफ कर देगा, सीधी बात। तो हैंडराइटिंग में इतना सुधार कर लो केवल कि भाई अगर ज़्यादा खराब है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, राइट, सुधार किया है काफ़ी, तो करना क्या है कि थोड़ा स्पेसिंग कर दो। अगर कम एक्चुअली बहुत ही छोटे वर्ड्स बना रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, राइट। सोल्यूशन हमेशा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब कर्सिव हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करो, राइट, वो समय है नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। अंडरलाइन का इस्तेमाल कीजिए, की आर्गुमेंट्स क्लियरली विजिबल हों। कई स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक करते हैं, लेकिन काफ़ी मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जैसे अगर पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो, एक पैराग्राफ में आपने 2 आर्गुमेंट लिखे हुए हैं, दूसरे पैराग्राफ में 3, तीसरे पैराग्राफ में 1, तो इवैल्यूएटर को लगेगा कि अच्छा ये 3-4 आर्गुमेंट है, जबकि आपने असलियत में 6 क्रूशल आर्गुमेंट, क्रूशल डायमेंशंस दी हुई हैं। अब मुझे बताइए, आपको पता 6 डायमेंशंस है उस आंसर के हिसाब से, लेकिन आपके आंसर की जो प्रेजेंटेशन है उस वजह से अब इवैल्यूएटर को ऐसा लग सकता है कि यहां पर केवल 4 हैं। तो ये तो वाली बात हो गई कि ये तो गेम आपके पास था, आपने दे दिया उनको, मत दो हमें मार्क्स। ऐसा थोड़ा ना करना है। तो इन बारीकियों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लीजिए कि कैसे आप थोड़ा और प्रिसीजन ला सकते हैं अपने आंसर में। जैसे अगर कॉलेजियम पर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारे सीजीआई ने या पूर्व सीजीआई ने इस पर कुछ स्टेटमेंट दी है, और हमेशा ना आपके पास काउंटर्स होने चाहिए। यू शुड हैव पर्सपेक्टिव फ्रॉम बोथ साइड्स। इससे लगेगा कि आपकी जो नॉलेज है वो होलसम है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो कि आप ऑथेंटिक हैं, प्रैग्मेटिक हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं। यानी कि आप नेताओं वाली बातें मत करिएगा, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े वादे और वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हों। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल बिकॉज यू हैव टू एग्जीक्यूट थिंग्स ऑन ग्राउंड। ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से और सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी रिक्वायर्स कि आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, राइट। लेकिन ध्यान रखिए, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द कोर बॉडी ऑफ आंसर। इट शुड बी इंडिकेटिव, यानी कि साइड में छोटा सा आप दिखा दें जिससे इवैल्यूएटर को पता लग जाए कि हाँ इसके पास ये सारी डायमेंशंस हैं। लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कुछ सर बूस्ट दे दीजिए, कोई पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। यानी कि प्रिपरेशन के दौरान ही आपकी पर्सनालिटी में कई सारे बदलाव आते हैं। यूपीएससी के सिलेबस की ब्यूटी है, जैसे आप एंटर करेंगे और जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कितने सारे पर्सपेक्टिव बदल चुके हैं, सोचने समझने का तरीका बदल चुका है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका बदल चुका है। और पर्सनल इंटरव्यू वो चेक क्या कर रहे हैं आप में, नॉलेज तो चेक कर चुके हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस है कि नहीं। क्या आप अगर कुछ टफ सिचुएशन में आपको रखा जाए, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, कई बार जानबूझकर इतने ज़्यादा काउंटर क्वेश्चंस वो करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जो बात आप बोलते हो वो फैब्रिकेटेड है या आप ट्रूली उसमें बिलीव करते हो। कई बार कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छी बातें जानते हैं, हम अपने आप को ऐसा पेश कर देंगे। मैं आपको बताऊं, जितनी आपकी एज है उतना उनका अनुभव है, दे कैन सी थ्रू यू। तो कभी ब्लफ करने की तो कोशिश करना ही मत। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट, एंड यू शुड बी वेरी कंपोज्ड, काम। आप कहेंगे सर इतने प्रेशर में काम कैसे रहा जाए, तो उसके तरीके हैं। यू शुड बी सॉर्टेड इनसाइड कि देखो अल्टीमेटली उससे पहले बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है, और जाने के बाद भी होगा, लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड है वो भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल करता है। इनिशियली वो ऐसा नहीं है कि सीधे आप पे क्वेश्चन दागने लगते हैं, जनरली एक्सेप्शंस कैन बी देयर, जनरली कोशिश करते हैं कि यू शुड कम इनटू द वाइब ऑफ रूम, राइट, यू शुड सेटल डाउन, और उसके बाद वो सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो यानी कि आपको शुरुआत से ही अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होता है। और काम कैसे होता है, जब आप चीज़ों को समझते हो बड़े ऑथेंटिक वे में, प्रैक्टिकल वे में, कि हाँ मुझे इनका इस्तेमाल करना है, राइट। आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपके वाई क्लियर है कि क्यों हो आप इस जर्नी में, ऑल विल बी गुड। अब अपनी युद्ध भूमि को अपनी कर्म भूमि बना लीजिए और अपने शस्त्र यानी कि आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये स्ट्रेटजी, इसको लेकर अपना 100% दीजिए। यूपीएससी की तैयारी में अगर आपने 100% दे दिया तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। लाइफ के जिस भी क्षेत्र में होंगे आप टॉप पर रहेंगे, ये श्योरिटी है।
जोश टॉक्स का मानना है कि हम सब में काबिलियत है कुछ जबरदस्त हासिल करने की। हो सकता है कि हम में से कुछ व्यूअर्स ने आईएएस बनने का सपना देखा हो। जैसे हमने देखा है कि हर जोश टॉक स्पीकर अपनी यूपीएससी जर्नी में कुछ परेशानियां फेस करते हैं। हो सकता है ऐसी ही प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हो। जोश टॉक्स एक बड़ा भाई होने के नाते हमारी मदद करना चाहता है हमारे मकसद को पूरा करने के लिए। तो अब आपके दिल में उठे हर सवाल आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली जोश टॉक से ट्रेंड काउंसलर से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे दिल से आपकी मदद करेंगे, ताकि हम सब साथ में लाइफ में आगे बढ़ पाएं और कुछ बड़ा चेंज ला पाएं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे एसएससी या बैंक जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, यूपीएससी 2023 या 24 क्लियर कैसे करें, क्या कोचिंग लेना जरूरी है, या कोई भी और सवाल, तो अगर अभी तक आपके पास कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं था ना, तो अब है। लिंक पिन्ड कमेंट में है। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।